मैं डॉक्टर धनंजय जादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। मैं आज बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए भारतीय राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति ही देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो राज करते हैं, उन्हीं के नाम पर देश का शासन चलता है। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है और संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं। एक संवैधानिक प्रमुख जो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और दूसरा वास्तविक प्रमुख जिसके हाथ में वास्तविक शक्तियाँ निहित रहती है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद में निहित है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। उनके कार्यपालिका संबंधी अधिकार के तहत हम लोग ये देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका वे प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। तो इसका मतलब है कि कार्यपालिका शक्ति संघ की जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित है। इसके अलावे हम लोग ये देखते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनके सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावे देश के जितने बड़े पद हैं उन पदधारकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जैसे राज्यपाल का पद है, महान्यायवादी का पद है, सीएजी का पद है। इसके अलावे संघ स्तर पर गठित जितने भी कमीशन हैं उनके भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। या निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य आयुक्त हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावे कुछ ऐसे भी पद हैं जिसके पदधारक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जैसे राज्यपाल का पद है, महान्यायवादी का पद है। तो ये तमाम बातें जो हैं हम लोग राष्ट्रपति के जो कार्यपालिका शक्ति है उसके अधीन इन सारी बातों की चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावे राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण विधायिका संबंधी अधिकार है उसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति जी केंद्रीय विधायिका के अभिन्न अंग होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति को उस पर अनुमति प्राप्त न हो जाए। इसके अलावा लोकसभा में अगर एंग्लो इंडियन सेक्शन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो दो ऐसे एंग्लो इंडियन सेक्शन से संबंधित व्यक्ति को राष्ट्रपति जी लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में भी 12 ऐसे लोगों को राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या प्रत्यक्ष अनुभव हो। इसके अलावे अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश हित में कोई कानून बनाना अपरिहार्य लग रहा हो तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति जी संविधान के अनुच्छेद 123 का सहारा लेकर के अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब हम लोग वित्तीय अधिकार के संदर्भ में ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति जी के पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है या विनियोग का कोई अगर प्रस्ताव है तो वो राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से ही वो लाया जा सकता है। इसके अलावे राष्ट्रपति जी को न्यायिक शक्तियों के तहत हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण जो कूटनीतिक अधिकार हैं उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि भारत में जो विदेशों में राजदूत हैं
या हाई कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो विदेशों के राजदूत हैं उनसे परिचय पत्र ग्रहण करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। या राष्ट्रपति जी विभिन्न अवसर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए समारोहों में विदेश में शिरकत करते हैं। राष्ट्रपति की एक और महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है क्षमादान संबंधी अधिकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में केवल राष्ट्रपति ही एक ऐसा अथॉरिटी है जो मृत्यु दंड का सजायाफ्ता व्यक्ति के भी जो सजा है उसको माफ़ कर सकता है। माफ़ करने का मतलब है कि उसको उस स्थिति में ला देता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया था। इसके अलावे राष्ट्रपति जी सजा का निलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी को क्षमादान संबंधी भी बहुत विस्तृत अधिकार और शक्तियां हैं। लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया कि संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जी नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रमुख हैं। वास्तविक शक्तियां जो हैं वो केंद्रीय मंत्री परिषद में निहित होती है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित होती है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति केवल रबड़ का स्टाम्प नहीं है, केवल ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त वो मंत्री परिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब राष्ट्रपति जी अपने स्वविवेक से निर्णय भी करते हैं। जैसे लोकसभा का अगर आम चुनाव होता है और किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति जी जिस व्यक्ति को भी उपयुक्त समझते हैं कि वो एक अस्थायी सरकार बना सकता है उसको प्रधानमंत्री पद पर वो नियुक्त कर सकते हैं। इसके अलावे प्रशासन और विधायन संबंधी मामलों की राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री से जानकारी ले सकते हैं। या कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर संबंधित मंत्री ने निर्णय ले लिया है लेकिन मंत्रिमंडल ने निर्णय नहीं लिया है तो उस बारे में भी प्रधानमंत्री जी अपने स्वविवेक से राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को बुला करके चर्चा कर सकते हैं। या राष्ट्रपति जी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई सामान्य विधेयक है या मंत्री परिषद द्वारा दिया गया कोई सलाह है, राष्ट्रपति जी उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो वो भी अपने स्वविवेक से ही ये निर्णय करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति जी स्वविवेक के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य स्थिति में वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री परिषद के सलाह पर काम करते हैं। चूँकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में मंत्रणा और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। और फिर जो है वो राष्ट्रपति जी अब मंत्री परिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य हो गए हैं। केवल ये है कि वो मंत्री परिषद के निर्णय को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के पश्चात अगर मंत्री परिषद ने जो भी निर्णय दिया है या अपने निर्णय पर कायम रहा है तो राष्ट्रपति जी उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने इतना ही देखा कि राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य क्या है। अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति के जो आपातकालीन अधिकार हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।